हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। देखो, अपने मई 24 एग्जाम के लिए जो स्टेटरी अपडेट आए थे वो मैंने आपको करवा दिए सारे, इनकम टैक्स के एज वेल एज जीएसटी के। इसके साथ ही साथ अब जो इंस्टीट्यूट ने आपके रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी आपके मई 24 एग्जाम के लिए दी गई है, तो मैं आज क्लास के अंदर उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके जितने भी स्टेटरी अपडेट आए मैंने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी स्टेटरी अपडेट होते हैं तो मैंने कहा कि हमेशा एग्जाम के अंदर उनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं और उसी को बेस ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सी इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी तैयार की गई है उसके क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो जितने भी स्टेटरी अपडेट्स वाले पॉइंट हैं वो सारे सारे इसके अंदर उन्होंने इंसर्ट कराए हैं। तो ये आरटीपी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मई 24 एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें सारे स्टेटरी अपडेट्स को अच्छे से कवर किया गया है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट इसके अंदर आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैटेगरी वाइज अपन बात करते हैं तो क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आज अपन अभी क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो दिए गए हैं उनको अपन यहां आज क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मई 24 एग्जाम पेपर नंबर 3 टैक्सेशन का है, उसके अंदर सेक्शन ए इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। मैं इनकम टैक्स वाले पार्ट को इसमें आज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं केस सिनेरियो, जो आपके फर्स्ट केस सिनेरियो है वो आपके दे रहा है। तो देखो, कभी भी केस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, हमेशा आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है वो आपको पता होना चाहिए। यानी एग्जामिनर आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैंने कहा कार चलानी आती है, बाइक चलानी आती है, लेकिन अपन चले जा रहे हैं, लेकिन अपन को पता ही नहीं कि किधर चलना है, डायरेक्शन का नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें जहां मंजिल पे पहुंचना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं जो इतनी बड़ी केस स्टडी को पढ़ने जा रहा हूं उससे पहले सबसे पहले चीज तो क्या एग्जामिनर आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है उस चीज को मुझे पढ़ना चाहिए। तो यहां ये केस सिनेरियो दे रखा है पूरा का पूरा, इसमें से मुझे क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, लेकिन मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, वो कौन सा क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो मुझे जो अपना माइंड सेटअप करना है केवल उन प्रोविजन के लिए करना है जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना था कि एग्जामिनर हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखो, अपन यहां पर आता है कि आपके जो केस सिनेरियो में जो दे रखे हैं क्वेश्चंस, उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्या कैलकुलेशन है स्टूडेंट? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यानी जो आपका एग्जामिनर आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को कैलकुलेट करने की बात बता रहा है। तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर लग रहा है वो आपको इसके अंदर सेलेक्ट करके आपको बताना है। सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन 1 to 5 इस केस के अंदर दे रखे हैं, बेस्ड द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which are the life insurance policy in respect of which Akash would be eligible for exemption under section 1010D। अभी देखो स्टेटरी अपडेट आया था 1010D का, तो मैंने जो स्टेटरी अपडेट कराया था उसके अंदर पूरा का प्रोविजन कराया था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट हम पे कर रहे हैं, LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पे कर रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर प्रीमियम डज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ श्योर सम से 10% से ज्यादा नहीं चाहिए। साथ साथ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी या एग्रीगेट प्रीमियम पॉलिसी, मल्टीपल है तो एग्रीगेट 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तो अमाउंट आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी पे एग्जम्प्ट होगा 1010D में, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। तो ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से ये एप्लीकेबल हुआ। कब से एप्लीकेबल हुआ स्टूडेंट? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से इसकी एप्लीकेबिलिटी आई है। तो यहां पर अपन बात करने जा रहे हैं आपके कि कौन कौन सी पॉलिसी का मुझे क्या करना है, यहां पर कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मैं बेनिफिट आपके ले पाऊंगा। पहला तो ये चीज आपके समझ बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर टू MCQ 1 इफ मिस्टर आकाश सरेंडर्ड LIC A for the assessment year 16-17 and claim the exemptions under section 1010D in respect of the such LIC।
दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू के पर्पज से वो आपके पूछ रहा है कि कौन सी आपके एमसीक्यू पर्पज से रहेगी। एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो ये आपके डिडक्शन पूछ रहा है। तो डिडक्शन कब मिलती है? ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू में नहीं मिलेगी, तो उसे शिफ्ट आउट करना पड़ेगा, यानी ओल्ड टैक्स रेजिम या शिफ्ट आउट करे तब मिलेगी। मिस्टर आकाश अंडर द चैप्टर 6A for the assessment year 24-25 if he exercise the option shift out of default tax regime, yani normal provision of income tax, this is the normal provision of income tax. What is the Akash's the tax liability for the assessment year 24-25 under the default tax regime अंडर सेक्शन 115 BAC? टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, वो आपसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करवा रहा है। तो टैक्स न्यू स्कीम के अंदर है, न्यू स्कीम के अंदर है, तो आपको यहां पर डिडक्शन चैप्टर 6 की नहीं मिलेगी, डायरेक्ट इनकम की कैलकुलेशन करनी है। और लास्ट फिर ये कह रहा है व्हाट इज द मिस्टर आकाश टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स यानी नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स। ओल्ड टैक्सेस शिफ्ट आउट का मतलब ओल्ड टैक्सेस से कैलकुलेशन करवा रहा है। तो ये 5 चीजें स्टूडेंट आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है। तो अपन एक एक को यहां पर क्वेश्चंस वाइज अपन बात करते हैं। माइंड में सेटअप हो गया कि एक तो अपन से 10-10D की कैलकुलेशन करा रहा है, एक तो 10-10D की कैलकुलेशन करा रहा है, एक फिर डिडक्शन चैप्टर 6 से यानी ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करता हूं तो डिडक्शन कैलकुलेट करा रहा है, और फिर आपकी कैलकुलेट क्या करा रहा है स्टूडेंट कि आपके न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपके टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, और यदि मैं शिफ्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहा हूं तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। तो ये चीज आपके इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करा रहा है। तो अपन यहां पर अब केस सिनेरियो को अपन स्टडी करते हैं, पढ़ा ही करते हैं कि किस तरह से आपकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर अपन बात करते हैं मिस्टर आकाश एज 47 ईयर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यू स्कीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको पता है कि एज का मैटर करता है। यदि रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन तो 3 लाख का एग्जम्पशन होता है, सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख का है, ये 47 ईयर है यानी नॉर्मल है। तो नॉर्मल के लिए क्या होगा, सीधा सिंपल सी बात है, नॉर्मल के लिए सीधा सिंपल सी बात हो गई। तो उस केस के अंदर तो सीधा सीधा अपन को लेना होगा। तो यहां पर 250 का ही एग्जम्पशन मिलेगा और न्यू में 3 लाख का मिलेगा। न्यू में तो एज का कोई मैटर नहीं है। तो मिस्टर आकाश एज 47 ईयर इज ए CEO of ABC Enterprises Private Limited. During the previous year 23-24, he has earned the following income, और वो ये आपके इनकम अर्न कर रहा है। देखो स्टूडेंट, ये उसकी इनकम हो रही है। एक तो सैलरी इनकम, सैलरी 45 लाख, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। तो ओल्ड स्कीम में भी और न्यू स्कीम में दोनों में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद आपके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। दोनों में दिया जाएगा, न्यू में भी और ओल्ड में भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG ऑन सेल्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स STT पेड अमाउंट रुपीज 6,54,000 यानी दिस द मैटर 112A, जिसमें मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो फर्स्ट 1 लाख तो एग्जम्प्ट रहेगा, सेकंड 1038 में, और एक्सेस अमाउंट पे 10% की रेट से टैक्स चार्ज होगा। तो 1 लाख रुपए एग्जाम करके उससे एक्सेस अमाउंट पे स्टूडेंट मुझे टैक्स पे करना होगा। डिविडेंड आ गया 12 लाख, डिविडेंड की इनकम है 12 लाख। ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विथ SBI, सेविंग बैंक अकाउंट है तो अंडर सेक्शन 80TTA भी मिलेगा इसके साथ। अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इनकम में पूरा ऐड होगा ओल्ड और न्यू में। और ओल्ड स्कीम के अंदर 10,000 का 80TTA के अंदर से स्टूडेंट डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इनकम में ऐड होगा
45,000 का अमाउंट इनकम में पूरा ऐड कर देना। मिस्टर आकाश हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द हेल्थ पॉलिसी टेकन फॉर हिज फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स के लिए देखे तो मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज स्पाउस एज 43 ईयर, यानी स्पाउस के लिए लिया जिसकी एज है, तो पेड बाय चेक से पूरा मिल जाएगा 13,500। करेक्ट है? एटीडी। मेडिकल प्रीमियम अगेन बात करें, हिज मदर एज 65 ईयर, 50,000 रुपए तक का ले सकते हो। पेमेंट किया है 26,670 बाय चेक, तो मिल जाएगा ये भी 26,670। इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूं, 500। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपए तक मिल जाता है मैक्सिमम। हिज वाइफ एंड मदर, नहीं एग्रीगेट कितना मिल सकता है मैक्सिमम ₹5,000। Mr. Akash also insured insurance medical expenses by credit card of ₹17,000 for the treatment of his mother and ₹27,000 of his father। तो फादर का मिल जाएगा, क्योंकि मदर का तो इंश्योरेंस ले रखा है, तो मदर का इंश्योरेंस ले रखा है, तो मदर का तो मिलेगा नहीं, 27 मिल जाएगा। लेकिन एग्रीगेट कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 50,000। Who is the 67 year old, जो कि 67 ईयर ओल्ड है, तो एडीडी की लिमिट ये हो जाएगी हमारे पास, डिसाइडेड होती है। He has multiple life insurance policy LIP। The detail of this policy are given here under date of issue 1st April 2017 before 1st April 2023। यहां तो 10% ही देखना है, इंश्योर्ड सम के 10% प्रीमियम है तो एग्जम्प्ट है, और ये आफ्टर होगी, ये सारी क्या होगी? आफ्टर, ऑन और आफ्टर और जिससे कवर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो कवर्ड ही नहीं है, टर्म पॉलिसी कवर्ड नहीं है, टर्म पॉलिसी अपन नहीं है, वो इसका बेनिफिट नहीं लेना, सिर्फ एलआईपी कवर्ड है। एलआईपी कवर्ड है तो एलआईपी ये होगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ इश्यू तो पहले तो 10% का प्रीमियम होना चाहिए। तो देखो सम एश्योर्ड 5 लाख और डेट ऑफ इश्यू ये हो गया, एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी देखते हैं अपन, जीएसटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता। मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में कभी भी जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। तो प्रीमियम जो आपको देखना है कंपैरिजन करने के लिए 40,000 देखना है जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। प्रीमियम में कभी भी जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, तो आपको प्रीमियम लेना है टेकन excluding of GST. GST is not part of the value of supply. Is not part of value of supply. Clear students? तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल प्रीमियम नहीं देखना हमें, सिर्फ ये देखना है डेट ऑफ मैच्योरिटी, जो अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे, दिस वन। कंसिडरेशन रिसीव ऑन मैच्योरिटी इंक्लूडिंग बोनस, तो 5 लाख है तो ये 10 डी में एग्जम्प्ट हो जाएगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने 1 अप्रैल 2023 को पॉलिसी ली है 3 लाख की और मैच्योरिटी सम 3,30,000 और एग्रीगेट पेमेंट में चेक करके देखूं तो ये किससे ज्यादा नहीं है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो एकदम से मिल जाएगा, ये भी पूरा एग्जाम्प्ट होगा। 10% है ये। तो मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट हो सकती है।
यहां फिर इसने एक और पॉलिसी ले ली तो एग्रीगेट कितना हो गया? अब ये 250 है तो ये 10% में ही है, ये रहा। और इसके बाद एग्रीगेट करके देखूं मैं स्टूडेंट, तो इनका एग्रीगेट ये हो गया 5 लाख, तो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता हूं 5 लाख तक। तो दोनों एग्जाम देंगे, लेकिन इसको इंक्लूड कर लूंगा तो आपके टैक्सेबल हो जाएगा, तो इसको तो अपन टैक्सेबल ही रखें, मैच्योरिटी टैक्सेबल रखनी है इसकी। तो मैच्योरिटी आपको इसमें क्या कर लो, टैक्सेबल कर लो। ये इसमें कवर्ड ही नहीं है तो इसको तो बाहर ही रहने दो। तो अब देखो अपन यहां पर बात करते हैं, मोस्ट बेनिफिशियल आंसर लेना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेना है। विच आर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच मिस्टर आकाश वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D में कौन कौन सी आपके एलिजिबल हो जाएंगी एग्जेम्पशन के लिए। तो मैंने आपको बताया था LIP अदर देन यूलिप की मैं बात करूं, प्रीमियम किससे ज्यादा नहीं चाहिए, डज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इंश्योर्ड सम, यानी प्रीमियम 10% या उससे कम होना चाहिए इंश्योर्ड सम के। और सिंगल LIP है तो एनुअल प्रीमियम 5 लाख या उससे कम होना चाहिए, और मल्टीपल LIP है तो एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख या उससे ज्यादा है, 5 लाख या उससे कम है तो एग्रीगेट भी 5 लाख या उससे कम है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। डेथ में मिलता है तो आपके एग्जाम रहेगा। तो देखो पहली वाली पॉलिसी तो कवर्ड ही नहीं है, ये तो कवर्ड ही नहीं है, इसलिए तो 10% देखना है, तो ये तो एग्जाम्प्ट हो गई, दिस इज द एग्जाम्प्ट। और वाई एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जेड एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ये टैक्सेबल होगी तो एक्स वाई जेड, और बी इसमें कवर्ड है। तो आंसर इज ए, आंसर इज एक्स वाई जेड मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल आंसर आपके दिखाई दे जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, एक्स वाई एंड जेड, सिंपल। क्योंकि यहां पर यदि मैं इसको ऐड करूंगा तो 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। देखो इन दोनों को करता हूं तो बेनिफिट कम मिलेगा मैच्योरिटी पे, इन दोनों को लेता हूं तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, 5 लाख हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ता हूं तो 4.5 होगा, लेकिन 4.5 होगा तो प्रीमियम कम एग्जाम्प्ट होगा ना, ये कवर नहीं होगी क्योंकि पहले पॉलिसी में 5 लाख का कोई कंसेप्ट नहीं था, वो 1 अप्रैल 2023 से आया था, 1 अप्रैल 2023 से आया था, तो पॉलिसी हमने पहले ले रखी है तो उस पर प्रोविजन लगेगा नहीं। और इन दोनों के केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा, या इन दोनों को जोड़ता हूं तो 5.5 हो गया, 5.5 हो गया तो फिर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी इस पे। तो इन दोनों को जोड़ के 5 लाख तक का रहेगा और प्रीमियम 10% के अंदर दे रखा है, तो आपके स्टूडेंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3 एक्स वाई जेड। एक बार देख लो स्टूडेंट, कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। अब अपन इस तरह से ये सिमिलर है, वो ये व्हाट वुड बी योर आंसर टू MCQ1 if Mr. Akash surrender LIC A, okay, for the assessment year 26-27 and they claim the exemption under section 1010D in respect of the such LIC. This information is only the purpose of this MCQ. तो फिर तो भैया X तो है ही, Z और एक को भी ले लो, वो आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगी। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बता देता है। ये अब यहां पर समझना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल ऑफ मिस्टर आकाश अंडर चैप्टर 6A for the assessment year 24-25 if he exercise the option shift out the default tax regime, यानी नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स या ओल्ड टैक्स regime। तो स्टूडेंट उस केस में आपको उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80D से स्टार्ट करें अपन। पहले तो 80C से कर लो, LIC पूरी मिल रही है मैक्सिमम,
LIP, फिर सेक्शन 80D, his spouse, स्पाउस के लिए प्रीमियम पे गया 13,500। अगला ब्लॉक हो जाएगा हिज मदर, मदर के लिए 26,670। हिज फादर, जिसके लिए मेडिकल प्रीमियम नहीं पे किया, इसके लिए तो मेडिकल प्रीमियम के पे किया है, बाय चेक, और फादर के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं। जो कवर नहीं है, हु इज नॉट कवर्ड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसके खर्चों का मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे। तो मेडिकल एक्सपेंस कितने में है? ये हो गए स्टूडेंट 27,000। लेकिन एग्रीगेट 50,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ATTTE 10,000। देखो स्टूडेंट, अपन टोटल लगा लेते हैं। डेढ़ लाख तो ये हो गया, पहले इसका ले लेते हैं। 50,000, 5,000, 68,500। ठीक है, 150 ये हो गया और 10,000 गया, तो ये आ जाएगा डिडक्शन चैप्टर 6 के अंदर 2,28,500। आई थिंक आ गया कि 2,28,500, 2,28,500। क्लियर है स्टूडेंट्स? सिंपल एंड बहुत इजी और अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो बहुत अच्छी। अब इसने कहा है क्वेश्चन 4, टैक्स लायबिलिटी निकालिए और वो न्यू टैक्सेशन के साथ निकालनी है। टैक्स लायबिलिटी निकालिए और न्यू टैक्सेशन निकालिए। व्हाट इज द आकाश टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में निकालना है। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ओ 24-25 115 BAC, यानी न्यू टैक्स रेजिम के साथ। तो स्टूडेंट मैं यहां पर बनाता हूं, देखो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो स्टूडेंट सैलरी दे रखी है 45 लाख,
less deduction, standard deduction. $50,000. तो आउटर कॉलम में लिख लो 45,000, 45 लाख माइनस 50,000, 44 लाख 50,000। और ये इंटरेस्टिंग है, देखो आपको पता है कि सैलरी यदि कंप्यूटेड लिखा होता तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूरत नहीं थी। और ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब दोनों स्कीम में, ओल्ड में भी और न्यू में भी, दोनों में स्कीम में आपके अवेलेबल होगा। नाउ सेकंड आ रहा है इनकम फ्रॉम कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112A, जो खरीदते बचते दोनों टाइम एसटीटी पे हुआ है। दिस वन 6,54,000। और डिविडेंड इनकम आ रही है 12 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ये स्टूडेंट आपके आ जाएगा 45,000। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो एसबीआई में है, ये बीओबी में है। 45,000। $61,000। GTI 44 lakhs, 44 lakh 50,000 plus 6 lakh 54,000 plus 12 lakh plus 61,000, 63 lakh 65,000 less deduction, अंडर चैप्टर 6A। ये स्कीम में है ही नहीं, तो दिस कवर इज द टोटल इनकम, जिसमें मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो ये तो आपके ये आ गई टैक्स की कैलकुलेशन में। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं थोड़ा सा हटके। देखो इसमें मैं टैक्स की कैलकुलेशन कर दूं, टोटल इनकम कितनी है मेरे पास? टोटल इनकम 63 लाख 65,000 लेस स्पेशल रेट ऑफ इनकम एक ही है 112A LTCG। $6,54,000। बाकी की इनकम हो गई 5,71,000। 57 लाख
11,000 स्टूडेंट, 57 लाख एंड 11,000। तो मैं इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लूं, टैक्स ऑन अमाउंट मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बताया था न्यू स्कीम में। 15 लाख का टैक्स 1,50,000, 15 लाख तक का टैक्स 1.5 लाख रुपए, और उससे ऊपर जो चला गया उसका 30%। 57 लाख 11,000 माइनस 15 लाख, प्लस 150, 14 लाख 13,300, add tax on स्पेशल रेट, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A की बात करूं 6,54,000, जिसमें से पहला अमाउंट तो फर्स्ट 1 लाख तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 1038 रुपीज, फर्स्ट 1 लाख तो एग्जाम्प्ट है। रेस्ट अमाउंट आ गया 5,54,000, और इस पे रेट क्या है 10%, 55,400। ऐड कर दो 14,68,700। अब देखो यहां पर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, ये 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, तो 50 लाख टू 1 करोड़ सरचार्ज की रेट भी बताई थी मैंने। सरचार्ज भी लगेगा सर, सरचार्ज भी लगेगा 1 अप टू 1 करोड़ 10%, अप टू 1 करोड़ 10%, तो सरचार्ज भी लगा दो, उस पर सरचार्ज भी लगाए, ऐड 10% सरचार्ज, क्योंकि इनकम क्या है, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा, तो 10% लगा दो 146870, तो ये हो जाएगा 1,46,870, 16,15,570, %4 health and education, टैक्स लायबिलिटी ऐड कर दो 16,80,193, मैं राउंड ऑफ कर लू, 10 के मल्टीपल में राउंडेड होती है, टैक्स को राउंड आउट करने के लिए सेक्शन 288B, तो ये जगह 16,80,190, तो ये देखो 16 लाख आपका आंसर आ गया, दिस बी अमाउंट 16,80,190। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। आराम से अपन करते हैं और आराम से सारा का सारा कैलकुलेशन आ गया आपके। तो बी पॉइंट आपका मैच हो गया। बताइए स्टूडेंट, इजी है, बहुत सीधा सिंपल है, जिसके अंदर अपन ने टैक्स कैलकुलेशन किया। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, जिसके अंदर अपन देखते हैं, देखो
What is the Akash tax liability for the assessment year 24-25 if he has exercised the option shift out of the default tax regime, यानी old tax regime से कैलकुलेट करना है। तो देखो इनकम में कोई फर्क नहीं आएगा, अब इसमें इनकम में नहीं आएगा फर्क, इनकम तो वही रहेगी क्योंकि डिडक्शन आप न्यू और ओल्ड दोनों में मिल रही है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल गई सैलरी वाली तो दोनों में, लेकिन चैप्टर 6A की डिडक्शन सिर्फ ओल्ड स्कीम में है, तो जो अपने डिडक्शन कैलकुलेट की थी ना 2,28,500 वो लेस कर दो इसमें से बस। ये जो मेरी इनकम आ रही थी उस इनकम को यहां पर देखो, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आ रही थी वो यहां लिखनी होगी, जीटीआई। $63,65,000 plus deduction. वर्किंग नोट से उठा लेना जो क्वेश्चन 2 में कैलकुलेट किया था, 2,28,500। दिस वन 2,28,500, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो टोटल इनकम टैक्स ऑन अबाउ, तो भैया इससे पहले स्पेशल रेट की इनकम को हटा दो। अगेन लेस कर देता हूं, लेस $6,54,000 $54,82,500 और इस पे टैक्स ऑन अबाउ पहले 10 लाख तक का 1,12,500 प्लस 30% ऑन एक्सेस इनकम 54,82,500 माइनस 10 लाख, इसका 30%, 13,44,750। फिर इसके बाद इनकम 6,54,000, पहला 1 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा, $14,150 add 10% सरचार्ज, अब टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है।
एड 4% हेल्थ एंड इंश्योरेंसेस। $607 ऐड कर देता हूं तो 16,1772 और मैं राउंड ऑफ कर दूं। टैक्स लायबिलिटी आपको पता है स्टूडेंट, टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ होती है नियरेस्ट मल्टीपल 10 की यहां पर, तो राउंडेड ऑफ अंडरस्कैन 288B 16,17,070 अब देखो इसमें आंसर आ रहा है क्या? अपने देखते हैं, देखो इसमें अपन बात करते हैं 16 लाख, तो ये लेस किया अपन ने 63 लाख, तो ये आ गया करेक्ट है। 5,54,000 लेट करके 54,82,500, इसमें से 10 लाख हटा दो, 30% लगा दें, ये आ गया प्लस 1,12,500। यहाँ अपने टोटली मिस्टेक हो गई, ये टोटली मिस्टेक्स हो गई, यहाँ टोटलिंग मिस्टेक्स हो गई है। 14,58,150 करेक्ट है, प्लस दिस वन 55,400, तो ये आपके आ जाएगा 15,13,550 और 10% से लगा देते हैं इस पे, ये लो 10%, 15,13,500 ऐड कर दो 16,64,905 या 4% हेल्थ एंड एजुकेशन असिस्टेंट, दिस वन 665,96 प्लस कर देता हूं तो 17,31,501 और राउंड ऑफ कर देता हूं 17,31,500, दिस वन। देखो अब भी इसमें शो आ रहा है, टोटलिंग देखते हैं अपने, तो देखो ये स्टूडेंट यहां पर ये अपने टोटलिंग का है, टोटलिंग ये तो सही है, इस पे टोटलिंग अपन को दोबारा करनी है एक बार, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, टोटलिंग का अपन को देखना है 54,82,000, 54,82,000, 54,82,500 माइनस 10 lakhs उसका 30% प्लस 1,12,500, दिस वन 14,57,250 करेक्ट है। अब इसमें ये जोड़ दो 55,400, ये तो करेक्ट है, पहले से कैलकुलेट है, तो आ जाएगा 15,12,650 और 10% सरचार्ज लगा दो 151,265 ऐड कर दो इसको 16,63,950 and 4% health and education says 5, 5, 7. तो 17,30,471 या 2 कर दो और राउंड ऑफ कर देता है तो ये आ जाएगा 70,
ये आ गया, इस बार मैच हो गया। कैलकुलेशन एरर थी जो अपने यहां पर कवर होगी। तो आई थिंक आपको ये एमसीक्यू इजीली क्लियर हो गई। तो ये आपके सर से कंसेप्ट आपके बताता है। इसके बाद देखो अगला एमसीक्यू अपन बात करते हैं यहां पर। सिक्स, Anil started the business of manufacturing tables in a February 2024. He followed the mercantile system, okay, of accounting. He purchased wood from Mr. A, Mr. B, or Mr. C. The detail of purchase and payment are as under. देखो अभी आपको मैंने स्टेटरी अपडेट बताया था कि अभी एमएसएमई में इन्होंने दिया गया है जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनका हमें पेमेंट करने के लिए बताता है। और ये एक्चुअल पेमेंट बेस पे डिडक्शन मिलेगी। यदि आपने एक्चुअल पेमेंट बेस पे नहीं आपके पेमेंट नहीं किया तो उनका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और डिडक्शन उस फाइनेंशियल में मिलेगा जिस साल हमने उनका पेमेंट किया, जिस साल हमने उनका पेमेंट किया गया है। तो अपन बात करते हैं इसमें माइक्रो और स्मॉल ही कवर्ड है, जो मीडियम एंटरप्राइजेस है वो कवर्ड नहीं है, उनके लिए नहीं है। माइक्रो और स्मॉल जिन्होंने एमएसएमई में जिस रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उनके लिए कंसेप्ट लेके आए हैं कि हमें 15 डेज के अंदर उनका पेमेंट रेज कर देना है। कर दोगे तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा, या जिस साल आप उनका पेमेंट करोगे उस साल उनका डिडक्शन आपके मिलेगा। तो यहां पर देखो बायर है मिस्टर ए, माइक्रो एंटरप्राइजेस, कब किया 15th ऑफ Feb 2024, या फिर एग्रीमेंट हो 5 लाख विद इन द 30 डेज। तो एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। और हमने डेट ऑफ पेमेंट यानी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कर दिया, आपने रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कर दिया तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा 5 लाख। इसी साल हो चुका है आपका पेमेंट, तो इसका डिडक्शन तो मिल जाएगा। और इसके लिए एप्लीकेबिलिटी है प्रोविजन, यानी आपके स्टेटरी अपडेट आया इसके लिए एप्लीकेबल होगा। मिस्टर बी स्मॉल, स्मॉल के लिए भी है, माइक्रो और स्मॉल दोनों कवर्ड है। 17th ऑफ मार्च 2024 7, नो रिटर्न एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिनों में होना चाहिए था, उसके बाद है तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मीडियम एंटरप्राइज ये इसमें कवर्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है, तो इसके आपको क्या है ये प्रोविजन नहीं लगाना। तो मर्केंटाइल सिस्टम पे जैसे ही ड्यू हो गया ड्यू बेस पे बुक कर लेंगे, यानी 8 लाख इसमें बुक हो जाएगा। तो टोटल डिडक्शन के लिए एलिजिबल 13 लाख। तो आपका आंसर कितना हो गया 13 लाख। आंसर कितना जाएगा स्टूडेंट 13 लाख। इस केस में आपका आंसर कवर कर जाएगा। तो ये आपके इजीली समझ आने के लिए दिया गया है। अगला नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस। ये टीसीएस से रिलेटेड है, जो स्टेटरी अपडेट आया तो मैंने कहा इसको भी कवर किया, सारा स्टेटरी अपडेट अब कवर कर लिया, 43B का भी कर लिया, टीसीएस का भी कवर किया है। देखो ये इन्होंने पूरा कवर किया है। सुनील took a education loan of ₹8 lakh। तो 7 लाख तक तो एजुकेशन लोन के ऊपर टीसीएस है नहीं, लेकिन 7 लाख के ऊपर 0.1% आपके टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। 0.1% जो एक्सेस ऑफ ₹8
और आपके रहेगा तो 0.5% आपके टीसीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन कब होगा? 7 लाख के ऊपर होगा। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2023, तो बिफोर हो गया ये। तो फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की बात करें मुंबई, फ्रॉम हिज सन एमबीए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सन है जो एमबीए कर रहा है ऑक्सफोर्ड से, यू कैन रेमिटेड द सेड अमाउंट थ्रू द सेम बैंक विच इज एन ऑथराइज्ड डीलर अंडर द Liberation Remittance Scheme of RBI LRS. He further remitted 2 लाख, उसने 2 लाख और किया, तो 8 लाख तो पहले किया, और फिर उसके बाद उसने कहा he further remitted 2 लाख 15th of October बाद में किया his son for his personal expenditure, और पर्सनल के लिए कर दिया। तो टोटल देखते हैं, अपन को एग्रीगेट देखना होता है, एग्रीगेट 10 lakhs। पर्सनल सेविंग एंड थॉट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई विच इज ऑल्सो ऑथराइज्ड डीलर LRS, सुनील ऑल्सो रेमिटेड 6 लाख, उसके बाद 6 लाख और रेमिट किया, दिस वन आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग अंडर LRS थॉट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई फॉर हिज सिस्टर मेडिकल ट्रीटमेंट इन द लंदन, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनील हैज फर्निशिंग अंडरटेकिंग कंटेंट डिटेल ऑफ अर्लियर रेमिटेंस बैंक ऑफ इंडिया अंडर द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्ट pieces of Sunil in the respect of the remittance of the amount of his son। तो देखो इसके ऊपर टीसीएस की रेट किस तरह से वर्किंग करेगी, तो मैंने आपको टीसीएस की रेट पढ़ा रखी, तो मैं वहां से ले लेता हूं, आपको इजी रहेगा। तो देखो स्टूडेंट, ये मैंने आपके लगा रखा है, आपके स्टेटरी अपडेट में कराया था। एलआरएस के अंदर अपन बात करते हैं एजुकेशन और मेडिकल के पर्पज से अप टू 7 लाख है, कोई आपके टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अप टू 7 लाख। अबाउ 7 लाख है तो टीसीएस की रेट एप्लीकेबल होती है 5% ऑन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख। अदर पर्पस के लिए दे रहे हैं, जैसे पर्सनल पर्पस से अपन बात कर रहे हैं, अप टू 7 लाख नहीं है। लेकिन अपन बात करते हैं बिफोर 1 अक्टूबर 2023, यहां पर टीसीएस की रेट थी 5%, एक्सेस रुपीज 7 लाख, लेकिन ऑन और आफ्टर है 20% ऑन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख। लेकिन लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह से रेफर्ड इन सेक्शन 80E, तो अप टू 7 लाख नहीं, लेकिन 7 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे 0.5% ऑफ एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख, 0.5% ऑफ द एक्सेस। तो यानी एजुकेशन लोन लिया 8 लाख, 8 लाख में पहले 7 लाख तक के कितना लगेगा? 0.5%, यानी एजुकेशन लोन है 8 लाख माइनस 7 लाख, तो 1 लाख पे 0.5%, और फिर इसमें अपन ने पर्सनल एक्सपेंसेस लिया, पर्सनल सेविंग के लिए लिया अपन ने एक्सेस पे लिया, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया उसमें 5%। और पर्सनल के लिए एक्सेस जा रहा है तो 20%। तो ये देखो कहां मिल रहा है, टीसीएस 0.5% ऑफ रुपीज 1 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेमिटेंस ऑफ सन एजुकेशन, एंड 20% ऑफ 2 lakhs, 20% ऑन 2 lakhs करेक्ट है, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ सन्स पर्सनल एक्सपेंडिचर, एंड 5% ऑफ 6 लाख जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है। बी पॉइंट, ये इसके इसमें आ गया, तो रीजन मैंने आपको लिख दिया। और भी आप इसको फाइंड आउट करना चाहो तो यहां पर स्टूडेंट देख सकते हो, ये रहा आपके कंसेप्ट। On the last 8,
Mr. Garg, age 45 year, a resident in India. He having the total income of rupees 5,70,000 comprising of long-term capital gain taxable under section 112 of rupees 70,000. उसमें 70,000 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, कोई इश्यू नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A 150, कोई इश्यू नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A 1 lakh, and his other income 250. Compute his tax liability for the assessment year 24-25. डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर स्केल 115 BS, यानी न्यू स्कीम से कैलकुलेट करा रहा है, न्यू स्कीम से आपके कैलकुलेट करा रहा है। तो कैलकुलेशन देखो, अपन बात करें 5,70,000 इनकम है, जिसमें से 70,000 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म 150 है, फिर इसके बाद 150 तो उसमें आ गया, शॉर्ट टर्म है 1 लाख, और 250 ये इसमें, तो 570 हो गया। तो अपन टैक्स कैलकुलेट करें, टोटल इनकम 115 BS, स्पेशल रेट ऑफ इनकम RTCG अंडर सेक्शन 112 70,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 150, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 1 लाख, ठीक है। और अदर इनकम नॉर्मल इनकम होगी, देखो टोटल लगा लेते हैं वापस 70,000, 150, 1 लाख प्लस 250, 570। तो टैक्स ऑन अबाउ नॉर्मल इनकम में से फर्स्ट बेसिक एग्जाम्पशन दे दो, दे दिया स्टूडेंट 3 लाख का, 50,000 अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जाम्पशन, अब इसको देखो 112 पे हाई रेट है 20%, तो इससे एडजस्ट कर लो, $70,000 लेस अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जाम्पशन, ये वाला अमाउंट बच गया 20,000, टैक्स रेट 20,000, 4,000, RTCG 112A 150 लेस एग्जम्प्ट पहले 1 लाख, बच गया 50,000 और द रेट ऑफ 10%, 5,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
111A 1 लाख, टैक्स रेट 15%, 15,000, टोटल टैक्स हो गया 4,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, 24,000, लेस रिबेट न्यू स्कीम में मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, टोटल इनकम 7 लाख। तो ये मिल जाएगा इसको और इसको नहीं मिलेगा 19,000 का। तो टैक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A नॉट एलिजिबल फॉर रिबेट 5,000, add 4% health and education cess, ₹200, 5,200। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5,200। देखो अपन देखते हैं, तो बड़ा हो गया, कोई इशू नहीं। 5,200 नोट लिखेगा, नोट long term capital gain under section 112A is not eligible for rebate। 87A मिस्टर मिथुन वाला क्वेश्चन क्या था, देखो वहां पर याद आ जाएगा, मिस्टर मिथुन वाला वहां मैंने करवाया था, ये चीज आपके बता रखा है। तो इसमें अच्छा की पॉइंट यही है कि रिबेट इसको नहीं मिलेगा, जिसमें ये ध्यान रखना। इस RTCG 112A, तो रिबेट इज नॉट अवेलेबल। तो आई थिंक देखो अपने यहां पर पूरे के पूरे जो आपके आरटीपी दी हुई है उसको जो एमसीक्यू पार्ट दिया गया वो कवर कर लिया, साथ साथ केस स्टडी दे रखी थी वो भी मैंने स्टूडेंट सारी की सारी आपको करवा दी गई है। तो आपके इनकम टैक्स के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने पूरे सॉल्व करा दिए। ये पूरे के पूरे सॉल्व आपके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपन वीएसए चैनल पे आपके अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां आप देख सकते हो, इजीली आप उसको कवर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।